अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाय वजिया महमूद का 8th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। हासिल जिस्त, अस्कलम वजिया महमूद, किस्त नंबर 8। रात 11 बज चुके थे। आसमान से चादर ओढ़े रोशनी की वाहिद उम्मीद चांद को भी अपनी तहवील में ले चुका था। ताशविन सामने पड़ा लैपटॉप ऑन करते पास रखा हुआ कॉफ़ी का मग उठाते कॉफ़ी पीने लगा। वो इस वक्त सुरमई रंग के शर्ट के साथ स्या ट्राउज़र पहने सोफे पर बैठा था। आंखों पर चश्मा लगाए वो लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आती तहरीर को पढ़ने में मसरूफ़ था कि सबरीना कमरे में दाखिल हुई। ताशविन ने नज़रें उठाते हुए उनकी जानिब देखा। वो कदम उठाती उसके करीब आई और उसके सोफे से कुछ फासले पर मौजूद बेड पर बैठ गई। उनके बैठने पर ताशविन उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र आ रही थी। ताशविन ने लैपटॉप बंद करते हुए एक जानिब रखा और अपना रुख उनकी जानिब मोड़ते हुए बोलने लगा, आप कहें अम्मोजान, मैं सुन रहा हूँ। वो जानता था कि उस वक्त सबरीना कुछ कहना चाहती हैं, मगर उससे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाशने में मसरूफ़ है। उसकी बात पर सबरीना ने गहरी सांस लेते हुए उसकी जानिब देखते हुए उसे मुखातिब किया, बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ताशविन ने हैरत से उनकी जानिब देखा। किस बात की? पर अम्मोजान, यही बेटा के आबरू। मगर इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था ना अम्मोजान। ताशविन उनकी बात काटता बोला, कसूर है ताशविन, मुझे सालिया से बात के बगैर तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उनकी बात पर ताशविन गहरी सांस लेते हुए सबरीना की जानिब देखते बोलने लगा, अम्मोजान इसमें ना तो आपका कोई कसूर है ना किसी और का। ये सब मुकद्दर का लिखा हुआ था और ऐसे ही होना तय था। पर बेटा फिर भी। सबरीना की बात पर वो मुस्कुराया, अम्मोजान वो मेरे नसीब का नहीं किसी और के नसीब का हिस्सा थी, तभी तो बात बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गई। सबरीना उसकी बात सुनते खामोश हो गई थी, मगर फिर बोलने लगी, पर बेटा तुम्हारा दिल। ताशविन उठकर उनके पास जा बैठा था और उनके हाथ में अपना हाथ में लेता हुआ उनकी बात काटता हुआ बोला, आप मेरे लिए परेशान मत हो अम्मोजान, मैं ठीक हूँ। उसकी बात पर सबरीना खामोश हो गई, मगर वो माँ थी, अपने बेटे की दिल की कैफियत से वाकिफ़ थी। कुछ समय खामोशी की नज़र हुए। तुम भी परेशान मत होना बेटा, वो मुस्कुराते हुए बोलने लगी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की का इंतखाब करूँगी। सबरीना की बात पर ताशविन के होठों पर फैली हुई मुस्कुराहट सिमटी। उसके हाथों की गिरफ्त ढीली हुई। अम्मोजान आप मेरी एक बात मानेंगी? सबरीना इस बात में सर हिलाते हुए उसके माथे पर बिखरे बाल समेटने लगी। हो सके तो आप कुछ अरसे के लिए ये मौजू छोड़ दें। सबरीना ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। प्लीज़। ताशविन के दोबारा कहने पर सबरीना को फ़ौरन अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ था। वो ताशविन की आंखों में मौजूद तकलीफ़ कैसे फरामोश कर गई थी। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी रजामंदी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर ताशविन भी मुस्कुराया। कमरा अदालत के बाहर इस वक्त खूब गहमा गहमी थी। कुछ समय पहले ही एक केस का फैसला सुनाया गया था। वो उस कमरा अदालत से बाहर निकल रही थी। उसके बाजू का जख्म अब काफ़ी बेहतर था, पर तबीयत पिछले 2 दिन से कुछ खराब थी। इसके बावजूद भी वो आज रुशना की केस की दूसरी और आखिरी पेशी के लिए आई थी, जिसके फैसले के बाद अब वो मुतमईन और पुरसुकून थी। रुशना के बच्चों की कस्टडी रुशना को दे दी गई थी, जिसका सारा क्रेडिट वो सिर्फ और सिर्फ आबरू को देती थी, जिसने अपनी जान पर खेलते उसका केस लड़ा था। कमरा अदालत से निकलते अब उसका रुख अपने ऑफिस की जानिब था कि अचानक उसकी नज़र दाएं जानिब कुछ फासले पर खड़े हुए शाहज़ैन पर पड़ी थी। ना जाने उसके दिमाग में अचानक ऐसा क्या ख्याल आया कि उसके कदम उस सिमत बढ़ने लगे थे जहाँ शाहज़ैन खड़ा था। वो कदम उठाती उसके सामने जा खड़ी हुई, जो माथे पर बल डाले किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। आबरू को अपनी जानिब आता देखकर वो फ़ोन काटते उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। यकीनन तुम्हें बहुत अफसोस हुआ होगा आज मुझे यहाँ जिंदा देखकर। जाहिर है तुम्हारा मंसूबा जो नाकाम हो गया। आबरू तन से मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर मंसूबा तुम्हें मारने का होता तो गोली यहाँ से न गुजरती। उसने उसके बाजू पर बंधी हुई पट्टी की जानिब इशारा किया और फिर अपने माथे पर उंगलियां रखते हुए बोला, बल्कि यहाँ से आर पार होती। वो शाहज़ैन लाशारी था, अल्फाज से खेलना वो जानता था। उसकी बात पर आबरू ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि शाहज़ैन दोबारा बोला, खैर फिर भी काफ़ी ढीठ साबित हुई हो तुम। उसकी बात पर आबरू मुस्कुराई, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं कितनी ढीठ हूँ, और आज यकीनन तुम देख भी चुके हो। वो यहाँ खड़ी क्यों उससे हम कलामी थी, वो खुद भी अनजान थी। मगर एक बात पर मैं हैरान हूँ कि जब तुम्हें मालूम था कि फायरिंग मैंने करवाई है, तो तुमने मेरे खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाई। वो रुका, मेरे खिलाफ जाने से डर गई थी क्या? वो तंज़िया अंदाज में बोला, जिस पर आबरू मुस्कुराई, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुमसे डर गई थी। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से छोड़ा है।
वो मुस्कुरा कर ये कहती हुई वहाँ से रुकी नहीं। उसे मालूम था कि शाहज़ैन लाशारी फयाज लाशारी का बेटा है, वही फयाज लाशारी जिनकी रफाकत में हयात साहब ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था, जबकि दूसरी जानिब खड़ी शाहज़ैन का दिमाग उसके कहे गए आखिरी जुमले की गिर्द घूमने लगा था। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से छोड़ा है। एक पुरहिद्दत दिन का आगाज हो चुका था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकता हुआ अहले ज़मीन को रोशनी और हिद्दत फराहम कर रहा था। हॉस्पिटल लाहौर के सामने भी मरीजों का रश लगा हुआ था। हर जानिब गहमा गहमी थी। इतने में एक एम्बुलेंस हॉस्पिटल की इमारत के सामने आ रुकी। एम्बुलेंस को आता देखकर हॉस्पिटल का अमला फौरन हरकत में आया था। एक शख्स एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। वो आदिल था, जिसकी सफ़ेद शर्ट इस वक्त खून से रंगी हुई थी। उसका चेहरा उसकी कैफियत बताने के लिए काफ़ी था। उसके साथ उसकी अम्मी भी मौजूद थी। उन सब ने जल्दी से हफ्सा को स्ट्रेचर पर डाला और इमारत के अंदर दाखिल हुए। उसे फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड की जानिब ले जाया गया था। हफ्सा का वजूद बेसुध पड़ा हुआ था। उसके सर से खून तेज़ी से बह रहा था। कुछ डॉक्टर्स भी उनकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। एक डॉक्टर ने आगे बढ़ते उसकी नब्ज़ चेक की। ओ माय गॉड, जल्दी करें, इन्हें अंदर ले जाएं फ़ौरन। डॉक्टर के कहने पर वो तेज़ी से हफ्सा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए और दरवाज़ा बंद हो गया था, जबकि हम बाहर खड़े आदिल और उसकी माँ के औसान मुकम्मल खता हो गए थे। ये क्या हो गया है आदिल? आदिल की अम्मी मुतफक्किर अंदाज में उसकी जानिब देखती बोली थी, जो दीवार के साथ खड़ा वीरान और संजीदा निगाहों से सामने इमरजेंसी वार्ड के बंद दरवाजे को देख रहा था, जहाँ से अभी हफ्सा को ले गए थे। उनकी बात पर उसने उनकी जानिब देखा और फिर अपने खून से रंगे हुए हाथों की जानिब देखने लगा और नफ़ी में सर हिलाते हुए बोलने लगा, मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। उसकी बात पर वह हैरत से उसकी जानिब देखते हुए उसके करीब आई। चुप हो जाओ आदिल, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तुम परेशान मत हो, बस जल्दी से इसके घर वालों को इत्तला दो। उनका लहजा बेतासुर था, जिस पर आदिल खाली खाली नज़रों से उन्हें देखता रहा था, जबकि उसकी अम्मी उसके इन बदलते हुए तासुरात पर हैरान थी। आदिल जल्दी करो। वो आदिल को दोबारा उसकी कैफियत में खोता हुआ देख कर बोली थी, जिस पर आदिल अस्बात में सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। वो थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठी थी और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए आंखें मूंद ली थी। उसे अभी ऐसे बैठे कुछ देर ही गुजरी थी कि उसकी समाज से फ़ोन की आवाज़ टकराई। उसने आंखें खोलते हुए हाथ आगे बढ़ाते मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर हफ्सा का नाम जगमगा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम आपी, वो मुस्कुराते हुए बोली, मगर दूसरी जानिब से आती आदिल की आवाज़ पर वो एकदम हैरान हुई थी। हैरत की वजह उसका लहजा था। आदिल की जानिब से की जाने वाली बात पर आबरू के चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ा था। चेहरे के तासुरात साकित हुए। वह फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। कौन सा हॉस्पिटल? आदिल का जवाब सुनते ही उसने फ़ौरन फ़ोन काटा और तेज़ी से अपने मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए फ़ोन कान को लगाया था और अपना सामान समेटने लगी। मुसलसल बेल जाने के बावजूद भी दूसरी जानिब से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। आबरू ने निहायत परेशानी के आलम में तेज़ी से दोबारा कॉल मिलाई और बैग की जिप बंद करते हुए कंधे पर डालते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। तीसरी बार कॉल मिलाने पर फ़ोन दूसरी जानिब से उठा लिया गया था, जिस पर आबरू फ़ौरन बोली, रुतबा आपी। वो तेज़ कदम उठा रही थी। उसकी सांस फूलने लगी। आपी सीढ़ियों से गिर गई है रुतबा। वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है। तुम जल्दी से अम्मी को लेकर पहुँचो वहाँ। उसने ये कहते फ़ोन काट दिया था और बाहर पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ गई थी। उसकी सारी थकान ये खबर जज्ब कर गई थी। वो भागती हुई हॉस्पिटल की इमारत में दाखिल हुई थी। उसे अपना दिल कानों में धड़कता हुआ महसूस हुआ था। तेज़ होती सांसों के साथ वो भागती हुई इमरजेंसी वार्ड की जानिब गई, जहाँ उसे सामने ही सालिया बेगम और रुतबा दिखाई दी थी। वो भागती हुई उनके करीब पहुंची। सालिया बेगम जो बेंच पर बैठी रुतबा के गले लगे शिद्दत से रो रही थी। आबरू पर नज़र पड़ते उसे पुकारने लगी, आबरू मेरी हफ्सा, मेरी बच्ची। उनकी आवाज़ में मौजूद दर्द और तकलीफ से आबरू का दिल फटने लगा था। आबरू उनके करीब पहुंचते उन्हें खुद से लगाते हुए तसल्ली देने लगी। अम्मी संभाले खुद को, आप ही को कुछ नहीं होगा। वो उनको तसल्ली दे रही थी, जबकि पास खड़े रुतबा भी बेआवाज़ रो रही थी। कुछ फासले पर खड़ा आदिल और उसकी अम्मी भी उन्हीं की जानिब देख रही थी। कुछ देर वो यूं ही सालिया बेगम को साथ लगाए बैठी रही, मगर कुछ लम्हों बाद वो रुतबा को सालिया बेगम के पास बैठाते हुए खुद आदिल और उसकी अम्मी की जानिब चली गई। ये सब कैसे हुआ था? आबरू के लहजे की सख्ती वो दोनों महसूस कर सकते थे। हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आया बेटा। मैं तो उसकी चीखों की आवाज़ पर अंदर गई तो वो सीढ़ियों से गिरी हुई थी। आदिल की अम्मी अपने आंसू साफ करती बोली, आप लोग उस वक्त कहाँ थे? आबरू के सवाल पर उन्होंने एक नज़र आदिल पर डाली और फिर बोलने लगी, मैं किचन में थी बेटा। और आदिल भाई? आबरू आदिल की जानिब देखती बोली थी,
आदिल घर से बाहर था। वो घबराहट में झूठ पर झूठ बोलने लगी थी। इससे पहले कि आबरू कुछ और बोलती, इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स बाहर आए थे। वो सब तेजी से उनके करीब गए। मरीज का बहुत खून बह चुका है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए। वही कहते वो वापस अंदर चले गए, जबकि सालिया बेगम के रोने में मजीद शिद्दत आ चुकी थी। आबरू उनके करीब जाते हुए उन्हें संभालने लगी। रुतबा भी पास बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी, जबकि आदिल ने अपनी अम्मी की जानिब देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कुछ दूर खड़ा हो गया था। आबरू सालिया बेगम को खुद से लगाए काफ़ी देर तक यूं ही बैठी रही थी। उसी दौरान उसकी निगाह आदिल की अम्मी के चेहरे पर पड़ी थी, जो आंसू बहाते उनके गम में गमगीन होने का मुजाहिरा कर रही थी, जबकि आदिल के चेहरे पर छाए तासुरात से वाज़ेह महसूस हो रहा था कि वो उस वक्त कितना मुतफक्किर और परेशान है, जबकि उसके तासुरात की असल वजह तो वो पछतावा था जो उसे अंदर ही अंदर खाने लगा था। वो अपने हाथों को देखने लगा, जिन पर अब खून का कोई दाग बाकी न था, मगर उसके बावजूद भी उसे अपने हाथ अब भी खून में रंगे हुए नजर आ रहे थे। वो आसपास एक निगाह डालते हुए अपने हाथों को छुपाते उन पर ना नजर आने वाले खून के धब्बे साफ करने लगा था। वो मुसलसल मध्यम आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए यही अल्फाज दोहरा रहा था। एक मुस्लिम की सबसे बड़ी सज़ा एहसास जुर्म है और आदिल की सज़ा आज शुरू हो चुकी थी। हॉस्पिटल की राहदारियों में वक्त अपनी रफ्तार बहुत कम कर लेता है। यहाँ गुजरा एक एक लम्हा सदियों के मुसाफत मालूम होता है। अभी सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि डॉक्टर दोबारा बाहर आए। उनके चेहरों पर मौजूद तासुरात आबरू को किसी बुरी खबर का अंदिया दे रहे थे। वो सालिया बेगम को वहीं बैठाते हुए डॉक्टर के पास गई। दूसरी जानिब से आदिल भी उनके करीब आया। वो दोनों पुरउम्मीद निगाहों से डॉक्टर की जानिब देख रहे थे, पर डॉक्टर की जानिब से कहे जाने वाले अल्फाज उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर गए थे। सॉरी, हम मरीज को नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात पर आबरू ने सख्ती से अपनी आंखें मींची थी। आंखों में मौजूद आंसू बहते हुए उसके रुखसार पर आ गिरे थे। डॉक्टर की आवाज़ पीछे मौजूद बाकी नफूस भी सुन चुके थे। हफ्सा मेरी बच्ची! सालिया बेगम बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि पास बैठी रुतबा की भी हिचकियाँ बन चुकी थीं। आदिल की अम्मी की नज़र आदिल से मिली, जिसकी आंखों में खौफ महसूस हो रहा था। आबरू तेजी से सालिया बेगम के करीब आई और उन्हें संभालने लगी थी। डॉक्टर आदिल को मुखातिब करते उसे डेड बॉडी के मुतालिक बताने लगा। आबरू सालिया बेगम को खुद से लगाए उन्हें दिलासा देते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके आंसू बेइख्तियार बह रहे थे। हॉस्पिटल की दरो दीवार हर रोज़ ऐसी आहें और सिसकियाँ सुनते अब इस सब की आदी हो चुकी थी। ये दरो दीवार कभी पछतावे की सिसकियाँ सुनती तो कभी मातम की आहों की गवाह बन जाती, और आज ये हफ्सा के घर वालों की सिसकियों और आहों की गवाह बन चुकी थी। इंसान की जान इस दुनिया में अल्लाह की अमानत है और एक रोज़ उस अमानत को अपने मालिक के पास लौट जाना है। आज के दिन हफ्सा की जान भी उस आर्जी दुनिया को छोड़ते हुए दूसरे जहां का सफ़र तय कर गई थी, मगर अपने पीछे ढेरों आहें, सिसकियाँ और पछतावे छोड़ गई थी। उस वक्त औरतों के मजमे के दरमियान पड़ा हफ्सा का वजूद बेजान था। हर दर्द तकलीफ महसूस करने से आ रही, जबकि उसके सारे दर्द आज उसके वजूद के करीब बैठे लोग महसूस कर पा रहे थे। उसकी मैयत को आदिल के घर लाया गया था और वहीं से उसका जनाजा उठाया जाना था। हर सू आहें और सिसकियाँ थीं। उस जवान मौत पर हर आंख अश्क पार थी। औरतों के इस मजमे में उसका हर अजीज रिश्ता मौजूद था। मैयत के चारों अतराफ उसकी बहनें मौजूद थीं, जिनकी आंखों से गुजरता हर आंसू हफ्सा से उनकी मोहब्बत का गवाह था, जबकि सालिया बेगम आंसू से तर चेहरा लिए बार बार हफ्सा का मुंह चूम रही थी। वो माँ थी, उनका दुख बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। वो सब सफ़ेद कफन में लिपटे अपने इस अजीज रिश्ते का आखिरी दीदार कर रहे थे। इस मजमे में कुछ खासे पर सायमताई और वशमा भी मौजूद थे, जबकि सबरीना और राबिया बेगम उस वक्त सालिया बेगम को संभाल रही थी। घर के बाहर मौजूद मर्दों के इस हजूम में जलाल ताया अपने दोनों बेटों के हमरा मौजूद थे, जबकि कुछ फासले पर ताशफीन, जावियार और अफाक खड़े आदिल से कुछ बातें कर रहे थे। जनाजे का वक्त हो चुका था। मर्द अंदर दाखिल होने लगे थे ताकि मैयत की इसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा सके। इंसान जिस तरह इस दुनिया में खाली हाथ आता है, बिल्कुल इसी तरह खाली हाथ इस दुनिया से वापस लौट जाता है। साथ ले जाता है तो सिर्फ वो नाम अमाल जिस पर उसकी अगली ज़िंदगी का इन्हिसार होता है। हफ्सा की तदफीन के साथ आज उसकी ज़ात से वाबस्ता बहुत से राज भी दफन होने वाले थे, मगर हफ्सा ने अपना मामला अल्लाह की ज़ात पर छोड़ा था, और बेशक वो सबसे बड़ा मुनसिफ है। रब की ज़ात पर छोड़े गए मामलात
ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाया करते, उनका हिसाब बहुत सख्त हुआ करता है। और आज आदिल की हालत देखते ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि उसका इंसाफ शुरू हो चुका था। मर्दों ने आगे बढ़ते हुए मैयत को उठाया और कलमा शहादत की सदाओं में मैयत को ले जाने लगे थे। पीछे मौजूद उसके घर वालों के लाख चाहने के बावजूद भी वो उसे रोक नहीं सकते थे। इंसान इस दुनिया में आते गुरूर और तकब्बुर जैसी खसलतों को अपना लेता है और ये फरामोश कर बैठता है कि वो तो अपनी आखिरी मंजिल अपनी कब्र तक जाने के लिए भी दूसरों का मोहताज हैं। हम इंसान तो अपना आखिरी गुस्ल भी खुद को नहीं दे सकते। फिर भी अफसोस कि हम इन तल्ख हकीकतों को फरामोश कर देते हैं। अगर आज हफ्सा के दुख और तकलीफ़ के बाब का इख्तिताम हुआ था तो आदिल के पछतावे के बाब का आज आगाज़ हुआ था। रात के इस पहर सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। गलियां सुनसान थी, जबकि सड़क पर गाड़ियों का रश भी न होने के बराबर था। इसी असना में एक सियाह रंग की गाड़ी लाशारी विला के सामने आ रुकी थी। गुल खान के गेट खोलते ही गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई थी, जिससे शाहजेन लाशारी उतरा था। गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाते वो लॉन्च में दाखिल हुआ, जहाँ खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। वो तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरा तारीक था। शाहजेन ने हाथ बढ़ाते हुए बल्ब ऑन किया। कमरा रोशनी में नहा गया था। वो कदम आगे बढ़ाता हुआ बेड के करीब गया था और अपनी जैकेट उतारते हुए साइड पर रखी। गाड़ी की चाबी टेबल पर रखते हुए वो जूते समेत बेड पर लेट गया था। उसका सर इस वक्त दर्द से फट रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए जैकेट की पॉकेट से सिगरेट का डब्बा निकाला जो खाली था। झुंझलाते हुए उसे वापस फेंकते वो उठा और साइड दराज खोलते हुए नया डब्बा निकाला और लाइटर से सिगरेट जलाते वो सिगरेट पीने लगा। वो अपनी हर तकलीफ, दर्द, परेशानी का इलाज सिर्फ सिगरेट को मानता था। उसे ऐसे बैठे अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर जगमगाता नाम देखते उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। हाँ बोलो, क्या पता चला? सिगरेट का गहरा कश लेते उसने दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनी। ठीक है, मैं देखता हूँ, यह कहते फ़ोन काट चुका था। सिगरेट एशट्रे में रखते हैं वो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते कुछ तलाशने लगा। उसे कुछ देर पहले एक फ़ाइल मौसूल हुई थी। अब उसकी निगाहों का मरकज़ उस फाइल का पहला सफ़ा था, जिसमें लिखा आबरू सिद्दीकी का नाम बहुत वाज़ेह था। सुबह जब उसकी मुलाकात अदालत में आबरू से हुई थी तो उसका कहा गया जुमला शाहजेन को बेचैन कर गया था कि आखिर आबरू फयाज लाशारी को कैसे जानती है। शाहजेन ने उसी वक्त अपने किसी आदमी को कहते आबरू की तमाम मालूमात उसे फराहम करने को कहा था, जिसका नतीजा ये फ़ाइल थी। वह फ़ाइल में दर्ज तफसीलात पढ़ने लगा था कि वालदियत के खाने में लिखा हयात सिद्दीकी का नाम पढ़ते वो रुका और अपने सहन पर जोर डालने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये नाम वो पहले कहीं सुन चुका है। कि अचानक उसके सहन में धमाका हुआ था और कड़ियों से कड़ियाँ मिलने लगी। यह हयात सिद्दीकी वही शख्स था जिसका एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हुआ था। ओह, तो ये आबरू उसकी बेटी है। वो मोबाइल को वापस रखते हुए दोबारा सिगरेट उठाए हुए गहरी कश लेने लगा। वो सब समझ चुका था कि आबरू को ये तो मालूम है कि शाहजेन फयाज लाशारी की औलाद है, मगर वो ये नहीं जानती कि यही शख्स उसके बाप का कातिल है, वरना वो कभी उससे यूँ हम कलाम ना होती। शाहजेन को एकदम खुद पर हैरत हुई थी कि वो क्यों एक आम सी लड़की को और उसके बाप के बारे में सोचते अपना वक्त ज़ाया कर रहा था, मगर उसका जवाब उसके पास भी मौजूद ना था। आसमान पर छाए बादल भी आज चांद को ज़मीन का दीदार करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। आबरू ने आखिरी प्लेट धोते हुए स्टैंड पर रखी और नल बंद करते हाथ गर्दन से लिपटे हुए दुपट्टे से खुश किया और किचन पर एक आखिरी निगाह डालते लाइट बंद करके बाहर आ गई। पूरा घर इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ था। हर कोई अपने अपने बिस्तर में लेटा हुआ आंसू बहा रहा था। वो कदम उठाती अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। हफ्सा की वफ़ात को आज 5 दिन हो गए थे। वो अपने साथ उन सबके चेहरों की मुस्कुराहट और खुशियाँ भी ले गई थी। घर पर हुई उस जवान मौत ने उन सब को तोड़ दिया था। उनके आसपास के तमाम लोग भी उस जवान मौत पर गमगीन थे, मगर होने को कौन टाल सकता है। वो कदम उठाती अपने कमरे में दाखिल हुई और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जबकि दूसरे कमरे में मौजूद इसबा हफ्सा की तस्वीर को सीने से लगाए बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। सब बहनों में इसबा से सबसे ज़्यादा गहरी दिल वाबस्तगी हफ्सा की थी। वो उसकी बहन, उसकी दोस्त, उसकी हमराज थी। सालिया बेगम उस वक्त कमरे में बिस्तर पर नीमदराज थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। दवाइयाँ भी अब उन पर कोई असर न करती थी। हाथ में मौजूद तस्वीर के हर दाने के साथ उनकी आंखों में मौजूद आंसू उनके रुखसार पर बह रहे थे। सबका गम एक तरफ और सालिया बेगम का गम एक तरफ। उनकी पहली औलाद, पहली बेटी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। वो उसकी तमाम अज़ियतों से बाखबर थी। वो जानती थी कि उसने अपनी ज़िंदगी किन मुश्किलात में गुजारी है,
मगर आज उनका कलेजा फट रहा था। वो हमेशा सब्र करती थी, उनसे अपनी किसी तकलीफ का तस्करा नहीं करती थी कि कहीं वो उन्हें उसके वजह से कोई परेशानी ना हो। और आज उसी तरह वो अपने तमाम दर्द अपने दिल में समोए बहुत दूर जा चुकी थी। औलाद के लिए वालिदैन का दुख बेशक बहुत बड़ा और तकलीफदेह होता है, पर वालिदैन की ज़िंदगी में अगर उनकी औलाद उन्हें छोड़ जाए तो इस तकलीफ़ का अंदाज़ा करना नामुमकिन है। रुतबा और हरम भी अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर मौजूद थीं। वो सो चुकी थी, मगर उनके चेहरे पर आंसू के मिटे मिटे निशान उनकी ज़िंदगी में आए इस सानिया को आया करते थे। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और आबरू बाहर आई। उसके चेहरे और बाजू से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वो वज़ू करके आई थी। उसने दुपट्टा सलीके से चेहरे की गिर्द लपेटते जाए नमाज बिछाया और गहरी सांस लेते नमाज पढ़ने लगी थी। आबरू को आदिल और उसकी अम्मी की कही गई बातों पर यकीन ना था, मगर हफ्सा के जनाजे के वक्त वो आदिल की हालत अपनी आंखों से देख चुकी थी कि वो किस तरह वीरान और अफसरदा चेहरा लिए इधर उधर घूम रहा था, जिस पर आबरू मजीद उस बारे में कुछ सोच ही न पाई। उसे उन दोनों की सारी ज़्यादती का इल्म था, मगर जब भी वो हफ्सा से बात करती तो वो हमेशा उसे एक ही बात कहती जो आज भी आबरू के कानों में गूंज रही थी। मैं अपने तमाम मामलात अपने रब पर छोड़ चुकी हूँ आबरू, मैं उसकी हर रज़ा में राज़ी हूँ। और इस बात पर आबरू हमेशा खामोश हो जाती। कुछ देर बाद आबरू नमाज मुकम्मल कर चुकी थी। दुआ के लिए हाथ उठाते उसे सबसे पहले हफ्सा याद आई थी। उसकी आंखों में मौजूद आंसू बहने लगे थे। उसे अफसोस था कि वो अपनी बहन की ज़िंदगी की मुश्किलात को कम नहीं कर पाई थी और वो उन्हें मुश्किलात से लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। मगर अब आबरू उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय दुआ के कि अल्लाह उसकी अगली मंजिल आसान करे। हमारे आसपास भी हफ्सा जैसे बहुत लोग मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में परेशानी और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं होता। वो हर वक्त सब्र का दामन थामे रखते हैं, मगर ज़िंदगी उनके लिए कभी आसान नहीं होती और एक रोज़ वो उन्हीं मुश्किलों से लड़ते लड़ते इस जहाज़ पानी से कूच कर जाते हैं। उनके साथ बुरा करने वालों का मकफ़ात उनकी हयात में तो नहीं हो पाता, मगर उनकी मौत उन लोगों के लिए सबक का सामान बन जाती है और उन लोगों को उनके सब्र का फल दूसरे जहां में ज़रूर मिलता है। आबरू ने दुआ के लिए हाथ उठाए, हाथ चेहरे पर फेरे और उठ खड़ी हुई थी। जाए नमाज समेट कर एक जानिब रखा और दुपट्टा खोलते बेड की तरफ बढ़ गई। हफ्सा की वफ़ात के बाद जब भी वो सब एक साथ बैठते तो उन्हें हफ्सा बहुत शिद्दत से याद आती थी। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो आवाज़ उन्हें बेचैन कर देती थी। मगर अब ये दुख तो उम्र भर का था। हर खुशी और गम में बिछड़ों का याद आना तो एक फितरी बात है। किसी एक के चले जाने से ये दुनिया रुकती तो नहीं है, मगर इनकी ज़िंदगी में एक खला पैदा हो जाता है जिसे चाहकर भी कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। आबरू बिस्तर पर लेटी छत को घूमते हुए पंखे की जानिब देखने लगी थी। आज एक और रात उसे यूं ही आंखों में गुजारनी थी। वो सब इस वक्त सालिया बेगम के कमरे में मौजूद थे। बेड पर सालिया बेगम के साथ रुतबा बैठी थी, जबकि सामने रखी दो कुर्सियों में से एक पर आबरू बैठी थी। उसके साथ वाली कुर्सी पर अशर बैठा था। वो ऑफिस से सीधा यहीं आया था। अम्मी प्लीज़ थोड़ा सा पी लें। रुतबा उन्हें सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर सालिया बेगम रोते हुए मुसलसल इनकार कर रही थी। वो पूरा पूरा दिन रात रोने में गुजार देती थी। मुझे नहीं पीना रुतबा, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। चाची जान संभाले खुद को, सब्र करें। अगर आप कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अशर सालिया बेगम को मुखातिब करता बोला। मुझे सब्र नहीं आता बेटा, मेरी बच्ची, मेरी हफ्सा, वो यूँ मुझे छोड़कर चली गई है। वो हिचकियों से रोने लगी थी। रुतबा उन्हें खुद से लगाए संभालने लगी, जबकि सामने बैठी आबरू की आंखों में आंसू से भरने लगी थी। वो कदम उठाती उनके करीब गई और सूप रुतबा से लेते हुए खुद सालिया बेगम के पास जा बैठी। प्लीज़ अम्मी। सालिया बेगम ने दोबारा इनकार किया। हमारे खातिर अम्मी। सालिया बेगम ने सूझी हुई आंखों से उसकी नम आंखों में देखा था और फिर सूप पीने लगी। अशर ये सारा मंजर देख रहा था। कुछ देर बाद वो उन्हें सूप पिलाने में कामयाब ठहरी थी। वो बॉल साइड पर रखते हुए उठ खड़ी हुई। रुतबा अम्मी को दवाई दे देना। वो ये कहते हुए कदम उठाते हुए कमरे से बाहर चली गई, जबकि अशर की नज़रें उसे तब तक देखती रही थी जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल न हो गई। कुछ लम्हे बाद वो भी अपनी जगह छोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और उसके कदम आबरू के कमरे की जानिब बढ़ने लगे। वो दरवाजे में खड़ा था, जहाँ से उसे वो सामने बैठी हुई रोती हुई दिखाई दे रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, जिस पर आबरू ने फ़ौरन अपने आंसू साफ करते हुए उस जानिब देखा, जिस पर अशर कदम उठाता हुआ अंदर चला आया था और कुछ फासले पर पड़ी हुई कुर्सी को उसके सामने रखते उस पर बैठ गया। इन आंसू को मत रोको आबरू, इन्हें बहने दो, इस तरह तुम्हारा गम हल्का हो जाएगा। वो उसके सामने बैठा उसकी जानिब देखता हुआ बोल रहा था।
मुझे मालूम है कि तुम सबका गम बहुत बड़ा है, मगर आबरू तुम्हें सबको संभालना होगा, और ये तभी मुमकिन है जब तुम खुद को संभाल लोगी। उसकी बात पर आबरू ने अपने आंसू साफ करते उसकी जानिब देखा। मैं खुद को तो संभाल लूँगी, मगर मुझसे अम्मी की ये हालत देखी नहीं जाती। मैं आंसू फिर उसके रुखसार पर बहने लगे थे। परेशान मत हो आबरू, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी उनका जख्म ताज़ा है, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ वो संभल जाएंगी। तुम्हें बस उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। वो धीमे लहजे में बोल रहा था, जिस पर आबरू दोबारा बोलने लगी। अब्बू के जाने के बाद भी मैंने बहुत मुश्किल से अम्मी को संभाला था, और इस बार। वो रुकी, नजरें उठाते अशर की जानिब देखा। मैं बहुत परेशान हूँ अशर, कहीं उन्हें कुछ। वो खामोश हो गई। आज वो उससे अपने दिल का हाल कह रही थी। अशर ने एक नज़र उसके बहते हुए आंसुओं पर डाली और फिर पास पड़े हुए जग से ग्लास में पानी उंडेलते ग्लास आबरू की जानिब बढ़ाया। ये लो, पहले पानी पियो। आबरू ने एक नज़र उसकी जानिब देखते हाथ में बढ़ाते हुए ग्लास थामा और पानी पीने लगी। तुम फिक्र मत करो आबरू, चची को कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस उनका खास ख्याल रखना होगा, मगर उनके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम ही हो जो सबको संभाल सकती हो। वो उसको तसल्ली देता हुआ बोला। तुम खुद को अकेले महसूस मत करो आबरू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी भी किसी भी मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो रुका और आबरू की आंखों में देखा। मैं सिर्फ इस मुश्किल में ही नहीं, बल्कि हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो मुस्कुराता हुआ बोला। वो अपने अल्फाज पर कितना साबित कदम था, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर जानता था। हर सू तारीकी का रास्ता, आसमान सियाह रंग की चादर ओढ़े गहरी नींद सो चुका था। वो उस वक्त एक घर के सामने खड़ी थी, सफ़ेद रंग का लिबास पहने, सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े। वो दरवाजे के ऐन सामने खड़ी थी। वो पसीने में शराबोर थी, उसके चेहरे के तासुरात से परेशानी आया थी। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, मगर दरवाज़ा खोलने वाला कोई ना था। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद धकेलता चला गया। वो अंदर की जानिब भागी। अंदर भी हर जानिब तारीकी का समा था। मुकम्मल अंधेरा होने के बावजूद भी वो कभी एक जानिब भागती तो कभी दूसरी जानिब। उसकी समातों से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ टकरा रही थी। वो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके रोने में इतनी शिद्दत थी कि गोया वो रो रो कर ही अपनी जान दे देगा। उस बच्चे की आवाज़ सुनते वो खुद भी रोने लगी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हर जानिब रोशनी फैल गई थी। तेज़ रोशनी एकदम पैदा होते वो अपने हाथ अपनी आंखों पर रखती पीछे होने लगी। रोने की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाने लगी। सामने का मंजर मुकम्मल रोशन था। सामने पड़े बिस्तर पर एक नौमौलूद बच्चा सफ़ेद रंग के कंबल में लपेटा हुआ था। वो उसे देखती तेजी से उसकी जानिब लपकी। वो महज उससे एक कदम फासले पर ही था कि अचानक वो नन्हा वजूद गायब हो गया। वो तड़प कर उसके बिस्तर पर गिरी थी। वो ज़ारों कतार रो रही थी। वो फिर इधर उधर भागने लगी। वो एक कमरे की जानिब भागी। वो बच्चा वहाँ मौजूद था, मगर एक बार फिर उसके करीब जाने पर वो वजूद हवा में मौलिक हो गया। वो कभी एक कमरे में जाती तो कभी दूसरे कमरे में, मगर हर बार उसके वजूद के करीब जाते वो गायब हो जाता। वो थक हार कर रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई कि अचानक वो बच्चा ऐन उसके सामने आ गया। वो तड़प कर उस बच्चे को उठाते अपने गोद में डालने लगी। इस बार वो उसे गोद में ले डालने में कामयाब ठहरी थी। वो उसे सीने से लगाए चूम रही थी कि अचानक उसे नमी का एहसास हुआ। उसने बच्चे की जानिब देखा। उसके मुंह, आँखों और कानों से खून बहने लगा था। वो अपनी चादर से उसका बहता हुआ खून साफ करने लगी। सफ़ेद चादर सुर्ख रंग में पकड़ रही थी। वो चिल्लाने लगी, कोई है, मेरी मदद करो। मगर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। कुछ देर बाद उसे बच्चे का खून उस रुकता हुआ महसूस हुआ था। वो मुतमईन हो गई, मगर ये क्या? खून के साथ उस नन्हे वजूद की धड़कनें भी थम चुकी थीं। वो बच्चा दम तोड़ चुका था। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी हिचकियाँ बंद गई थी कि अचानक उनकी आँख खुल गई। वो अपने बिस्तर से उठ बैठी। साले बेगम का चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि धड़कन भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। आज बहुत अरसे बाद उन्हें यह ख्वाब दोबारा आया था और हर बार की तरह उनके ज़ख्मों को फिर से ताज़ा कर गया था। हफ्सा की मौत ने माजी में हुए उस नुकसान का एहसास एक बार फिर उजागर कर दिया था। इस वाक़ये को 30 साल होने वाले थे, मगर उनका ज़ख्म आज भी इतना ही ताज़ा था। साले बेगम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आबरू इस वक्त भी उन्हें दवाइयाँ देते हुए उनके पास ही बैठी थी। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि वो दवाइयों के ज़ेरे असर नींद में उतरने लगी। आबरू उन्हें सोता हुआ देखकर लॉन्च में आई थी, जहाँ इस वक्त रुतबा दोनों टांगे ऊपर के सोफे पर बैठी गहरी सोच में गुम थी। आबरू कदम उठाती हुई उसके करीब गई। हरम नहीं आई अभी तक? आबरू ने एक नज़र घड़ी पर डालते हुए पूछा, जो उस वक्त 3 बजा रही थी। इससे पहले कि रुतबा कोई जवाब देती,
बेल की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। हरम आई होगी, मैं देखती हूँ। आबरू रुतबा को वहीं बैठने का इशारा करते हैं बाहर गेट की जानिब चल पड़ी। गेट खुलने पर सामने हरम के साथ सबरीना भी खड़ी थी। वो दोनों यकीनन एक साथ ही पहुंची थी। आबरू सबरीना को लिए अंदर आई थी और रुतबा को किचन की जानिब जाने का इशारा देते हुए सबरीना को लिए सोफे पर बैठ गई। चंद रस्मी बातों के बाद सबरीना आबरू की जानिब देखते बोली, अब कैसी तबीयत है सालिया की? उसकी बात पर आबरू बोलने लगी, कल तो अम्मी बहुत बेहतर हो गई थी, मगर रात में फिर उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। आबरू के जवाब देने पर सबरीना मुतफक्किर हुई। अभी कहाँ है सालिया? अभी कुछ देर पहले ही दवाई देकर उन्हें सुलाया है, सारी रात जागती रही हैं। मैं उन्हें जगाती हूँ, आप? नहीं नहीं बेटा, रहने दो, उसकी सेहत मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। वो उसकी बात काटती बोली, उसका दुख बहुत बड़ा है बेटा, सब्र आने में बहुत वक्त लगेगा। सबरीना की बात पर आबरू ने सर झुकाते हुए इस्बात में सर हिलाया। दवाई लगातार ले रही है ना सालिया? सबरीना के दोबारा पूछने पर आबरू बोली, जी आंटी, दवाई तो वो वक्त पर ले रही हैं, बस कल रात दोबारा उन्हें उस ख्वाब ने बहुत परेशान किया है। आबरू की बात पर सबरीना के चेहरे पर उलझन उभरी। कैसा ख्वाब? आबरू सबरीना की जानिब देखते बोलने लगी, दरअसल आंटी, हफ्सा आपी के बाद हमारा एक भाई पैदा हुआ था जो इस दुनिया में सिर्फ चंद पल का मेहमान था और नौमौलूदी में ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। वो रुकी। सबरीना बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी। अम्मी के जहन पर उस वाक़े का इतना गहरा असर हुआ है कि जब भी कोई हादसा हमारे साथ पेश आता है तो वो जख्म भी फिर से ताज़ा हो जाता है। वो दोबारा रुकी और गहरी सांस लेते हुए अपनी बात जारी रखी। अब्बू की वफ़ात के बाद भी उस ख्वाब ने अम्मी को बहुत सताया था और अब दोबारा हफ्सा आपी। वो खामोश हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। परेशान मत हो बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये आजमाइश ज़िंदगी का हिस्सा है जिस पर हम सिवाय सब्र के और कुछ नहीं कर सकते। सबरीना की बात पर आबरू ने अपने गाल पर बहते आंसुओं को साफ करते इस्बात में सर हिलाया। उसने सालिया बेगम का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए उस पर बोसा दिया और आंखें बंद करते उनका हाथ थामा और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सालिया बेगम की तबीयत आज सुबह बहुत बिगड़ गई थी, जिस पर आबरू उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले आई थी। वो उस वक्त दवाई के ज़ेर असर गनूदगी में थी। आबरू ने अपनी परेशानी सालिया बेगम के बाजू पर टिका दी थी। आबरू इस वक्त शदीद परेशान थी। हयात साहब के जाने के बाद भी उसने सालिया बेगम को बहुत मुश्किल से संभाला था और अब हफ्सा की कम ने तो उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया था, जिस पर वह संभल नहीं पा रही थी। इसीलिए मैं ताशबिन कमरे में दाखिल हुआ। आहट की आवाज़ पर आबरू ने सर उठाया और उसकी जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। सियाह आंखों में छुपा दर्द, तकलीफ भूरी आंखों पर आसानी महसूस कर सकती थी। आबरू से पहले ताशबिन ने नज़रों का जाविया बदला और कदम उठाते हुए उनके करीब चला आया था। उसकी नज़रों का मरकज़ आबरू थी, जो खामोशी से सालिया बेगम का हाथ थामे अपने अंगूठे से सालिया बेगम के हाथ को सहला रही थी। ताशबिन करीब आते हुए सालिया बेगम का मुआयना करने लगा। आबरू का बुझा हुआ चेहरा, वीरान और बेतासुर आंखें उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। वो उसका गम हल्का करना चाहता था, मगर वो उस पर कोई इख्तियार न रखता था। वो चाहता था कि वो उसकी ज़िंदगी में आए सब गम समेट दे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, मगर ये सब उसके इख्तियार से बाहर था। वो उस पर कोई हक न रखता था। सालिया बेगम के मुआयने करते हुए उसने आबरू को मुखातिब किया। परेशानी की कोई बात नहीं है, गहरे सदमे की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। उसकी आवाज़ पर आबरू ने उसकी जानिब देखा। दोनों की नज़रें फिर मिली और एक बार फिर ताशबिन नज़रों का जाविया बदलते पास पड़े बेड पर कुछ लिखने लगा। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, आप इन्हें वक्त पर दवाइयाँ दीजिएगा, इंशाल्लाह आंटी बेहतर हो जाएंगी। उसने वो कागज़ आबरू की जानिब बढ़ाया। मुझे मालूम है ये सदमा इतना छोटा नहीं है कि भुला दिया जाए, मगर फिर भी कोशिश कीजिएगा कि इनके सामने बार बार उनका जिक्र ना किया जाए। आबरू को मालूम था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। आबरू ने इस बात में सर हिलाते कागज़ थामा। माहौल में एकदम खामोशी छा गई, जिसे ताशबिन की आवाज़ ने तोड़ा। आंटी का ख्याल रखिएगा। वो रुका, और अपना भी। उसकी बात पर आबरू ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा, मगर वो इससे पहले ही रुख मोड़ता हुआ कमरे से जा चुका था। संभालो खुद को सालिया, यूँ रो रो कर खुद को अजियत मत दो। राबिया बेगम सालिया बेगम के पास बैठी उन्हें तसल्ली दे रही थी, जो इस वक्त भी उनके पास बैठी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। मैं कैसे खुद को संभालूं राबिया, मेरी बच्ची, वो ये कहते एक बार फिर शिद्दत से रोने लगी थी। राबिया बेगम को उनकी हालत देखने पर उन पर शदीद तरस आ रहा था। वो भी एक माँ थी, उनका दर्द बआसानी समझ सकती थी। मैं जानती हूँ सालिया, ये बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हें सब्र करना होगा, खुद को संभालना होगा, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। पास बैठा आफाक संजीदा चेहरा लिया उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। कल सालिया बेगम की तबीयत की खबर सुनते वो आज उनकी तीमारदारी के लिए आए थे।
महमल इस वक्त इसबा और रुतबा के साथ कमरे में मौजूद थी, जबकि आबरू ऑफिस में थी। आज 10 दिन हो गए हैं राबिया, मेरी बच्ची को मुझसे दूर हुए। मैं कैसे सब्र करूं? मुझे उसका मुर्दा चेहरा नहीं भूलता। सालिया बेगम का दर्द महसूस करते राबिया बेगम को अपना दिल भी रोता हुआ महसूस हो रहा था। वो आगे बढ़ते उन्हें गले लगाते तसल्ली देने लगी कि महमल भागती हुई बाहर आई थी। अम्मी, वो इस बार बेहोश हो गई है। उसकी बात सुनते राबिया बेगम दिल पर हाथ रखते अंदर की जानिब भागी थी, जबकि महमल सालिया बेगम के पास आते हुए उन्हें संभालने लगी। आफाक भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। कुछ लम्हों बाद राबिया बेगम तेजी से बाहर आई। आफाक, इसबा को होश नहीं आ रहा, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। उनकी बात पर आफाक भी तेजी से अंदर गया, जहाँ इसबा बेड पर बेसुध पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। रुतबा ने जल्दी से इसबा को दुपट्टा ओढ़ाया था, जिस पर आफाक ने आगे बढ़ते उसे अपने बाजू में उठाया और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर गाड़ी की जानिब चला गया। महमल, तुम और रुतबा आफाक के साथ जाओ, मैं सालिया के पास रुकती हूँ। राबिया बेगम के कहने पर रुतबा और महमल भी आफाक के पीछे चली गई। परेशानी की कोई बात नहीं है, शदीद कमजोरी और ज़हनी दबाव के पास ये बेहोश हो गई थी। डॉक्टर सामने खड़े आफाक की जानिब देखता बोला, जिसके अतराफ में रुतबा और महमल खड़ी थी। हम इससे मिल सकते हैं? महमल के पूछने पर डॉक्टर ने अस्पात में सर हिलाया और वो दोनों अंदर इसबा के पास चली गई। उनके जाने पर डॉक्टर ने दोबारा आफाक को मुखातिब किया। पेशेंट आपकी वाइफ है? जिस पर आफाक ने नफी में सर हिलाया। बहन है? नहीं। इस बार आफाक ने फौरन ज़बान का इस्तेमाल करते इनकार किया। तो फिर आपका इनसे क्या रिश्ता है? डॉक्टर के पूछने पर आफाक बोलने लगा। कज़न है मेरी। डॉक्टर समझने के अंदाज में सर हिलाता बोला। कोशिश करें कि इन्हें हर किस्म की ज़हनी परेशानी से दूर रखें। मेडिसिन और सप्लीमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ये कहते वहाँ से चला गया, जबकि आफाक गहरी सांस लेते हुए अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ सामने ही वो जर्द चेहरा लिए बैठी हुई थी। महमल की किसी बात पर उसने अपना झुका हुआ सर उठाया कि नज़रें आफाक पर पड़ी थी, मगर नज़रों का जाविया बदलते वो महमल को जवाब देने लगी। रो रो कर सूजी आंखें, पीला पड़ता रंग, वो सदियों की बीमार लग रही थी। हफ्सा के जाने के बाद उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। हर वक्त उसे याद करते रोती रहती, जिसकी वजह से आज वो यहाँ मौजूद थी। आफाक खामोशी से उसका जायजा लेने में मसरूफ़ था कि अचानक फ़ोन की आवाज़ पर वो कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। फ़ोन राबिया बेगम का था। वो यकीनन इसबा के बारे में पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। उसने फ़ोन उठाते उन्हें तसल्ली दी। जी अम्मी, बस अभी कुछ देर में ही डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर देंगे, फिर हम घर आ रहे हैं। दूसरी जानिब से कही जाने वाली बात सुनते कुछ लम्हों बाद उसने फ़ोन काट दिया और दोबारा कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, जहाँ उस वक्त महमल इसबा का फल खिलाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा खा लो इसबा, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मगर इसबा मुसलसल इनकार कर रही थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कुछ खाने का, मुझे बस घर जाना है। आंसू तो गोया हर वक्त उसकी आंखों में मौजूद रहते थे। मेरी बात मान लो इसबा, बस थोड़ा सा सेब खा लो। महमल के दोबारा कहने पर इसबा की नफ़ी में हिलती गर्दन देखते आफाक के कदम पे इख्तियार उसके बेड की जाने बढ़े। लाओ मैं खिलाता हूँ। उसकी बात पर वहाँ मौजूद तीनों नफूस हैरान हुए। इसबा के आंसू से भरी नजरें आफाक से मिली, जबकि महमल और रुतबा ने एक दूसरे की जानिब देखा। तुम हटो महमल, मैं इसे खिलाता हूँ। उसका लहजा सख्त ना था, मगर इसबा को उसके अल्फाज पत्थर मालूम हुए थे और वह फ़ौरन महमल की गोद में से रखी हुई प्लेट से सेब उठाते हुए खाने लगी, जिस पर रुतबा और महमल दोनों मुस्कुराई, जबकि आफाक की नज़रें उसके रुखसार पर बहते हुए आंसू पर थी। वह हैरान था कि कोई हर वक्त इतना कैसे रो सकता है। इसबा, तुम क्यों अपने ख्याल नहीं रखती बेटा? देखो तो सही क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। राबिया बेगम इसबा के पास बैठी थी, जो उस वक्त सालिया बेगम के गले लगे रो रही थी, जबकि कुछ फासले पर आबरू और महमल बैठी थी। इसबा बेटा, रोना बंद करो शाबाश, इतनी मुश्किल से तुम्हारी तबीयत संभली है, फिर बिगड़ जाएगी। सालिया बेगम उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसू पोंछती बोली थी। मैं क्या करूँ फुप्पो, मुझे हफ्सा आप ही नहीं भूलती, मेरा कहीं दिल नहीं लगता, वो हर वक्त मुझे याद आती रहती है। और रुंधुई आवाज़ में रोते हुए बोली, संभालो खुद को बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, मगर तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी अम्मी को तकलीफ देते हैं बेटा। वो रुकी। हफ्सा, तुम्हें इस तरह दुखी देखकर क्या खुश हो सकती है बेटा, इसलिए रोना बंद करो बेटा और उसके लिए दुआ करो। राबिया बेगम की बात पर महमल इसबा के साथ आ बैठी थी और राबिया बेगम को मुखातिब करती बोली, अम्मी हम कुछ दिनों के लिए इसबा को अपने साथ ले जाएं। उसकी बात पर इसबा ने फ़ौरन उसकी जानिब देखते नफ़ी में सर हिलाया, मगर राबिया बेगम बोलने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं। राबिया बेगम उसकी जानिब देखती बोली, सालिया मैं इसबा को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो, इस तरह इसका दिल भी बहल जाएगा। उनकी बात पर सालिया बेगम बोली, मुझे भला क्या एतराज़ होगा राबिया। सालिया बेगम की बात पर इसबा उनकी जानिब देखती बोली, मगर अम्मी, राबिया ठीक कह रही है इसबा,
तुम कुछ दिन उसके साथ चली जाओ। उनके खामोश होते ही आबरू बोली, हाँ इसबा, इस तरह तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा और तुम्हारी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। इसबा उन सब की बातें सुनते हुए खामोश हो गई। चलो महमल, तुम इसका सामान तैयार करो, मैं अफाक से कहती हूँ कि वो गाड़ी निकाले। राबिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर महमल लॉन्च की जानिब चल पड़ी थी जहाँ अफाक मौजूद था। इस वसीओ अरीज बंगले में मौजूद डाइनिंग एरिया में इस वक्त कांटों और छुरियों की आवाज़ माहौल में अरताश पैदा कर रही थी। टेबल पर मौजूद फयाज लाशारी और फायका लाशारी रात का खाना खाने में मसरूफ़ थे। मुलाजमा उन्हें खाना सर्व करते जा चुके थे। वो दोनों खामोशी से खाना खा रहे थे कि अचानक फायका लाशारी का मोबाइल बजने लगा, जिस पर वो चम्मच प्लेट में रखते हुए उसकी जानिब मुतवज्जा हुई और फ़ोन उठाया, जिस पर शहरियार का नाम लिखा जगमगा रहा था। कॉल रिसीव करते उनके कुछ बोलने से पहले ही दूसरी जानिब से शहरियार बोला, ओके बेटा। उसकी बात सुनते वो सिर्फ इतना ही अल्फाज अदा कर पाई थी कि फ़ोन दूसरी जानिब से काट दिया गया था। वो फ़ोन वापस रखते फयाज लाशारी की जानिब मुतवज्जा हुई, जो सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देख रहे थे। शहरियार की गोल थी वो आज़ाद फार्म हाउस ही रुकेगा। वो ये कहते वापस खाना खाने लगी। उनकी बात पर फयाज लाशारी के चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा, मगर उन्होंने कुछ बोलने पर खामोशी को तरजीह दी कि अचानक कुछ याद आने पर वो बोलने लगे, फायका तुम आज बैंक गई थी? उनके सवाल पर फायका लाशारी के चेहरे का रंग एकदम तब्दील हुआ। जी गई थी। वो जग से पानी ग्लास में उंडेलते पानी पीने लगी। सब खैरियत है? तुमने इतनी बड़ी रकम अपने अकाउंट से निकलवाई है? उनकी बात पर फायका लाशारी का पानी हलक में फंसने लगा। वो पानी का ग्लास साइड पर रखते हुए बोली, जी फयाज, सब खैरियत है। मेरी एक दोस्त को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए। वो बात अधूरी छोड़ते हुए बमुश्किल मुस्कुराई। पर फिर भी फायका, 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। वो मेरी बहुत करीबी दोस्त है फयाज, पहली बार उसे मुश्किल पेश आई है। अगर मैं उसकी मदद ना करती तो ये मुनासिब ना था। वो बात संभालते हुए बोली। उनकी बात पर फयाज लाशारी खामोश हो गए थे। फायका लाशारी की भूख अब ख़त्म हो चुकी थी। उनके जहन के पर्दे पर सुबह का मंजर लहराया, जब वो बैंक से वापसी पर रेस्टोरेंट गई थी, जहां उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई थी जिसे वो 10 लाख का चेक देकर आई थी। उस शख्स को वो रकम देने की वजह उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। अगर कभी मुस्तकबिल में फयाज लाशारी को इस बारे में मालूम हो गया तो उनका रद्द अमल वो उससे आगे सोच ही ना पाई और अपनी प्लेट को दूर खिसकाते हुए खामोशी से फयाज लाशारी की जानिब देखने लगी। शाम के 5 बज चुके थे। दिन ढलने लगा था। अफाक की वापसी आज 2 दिन बाद हुई थी। उसने लॉन्च में कदम रखते एक नज़र आसपास देखा, मगर लॉन्च खाली था। यकीनन राबिया बेगम और महमल इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थे। उसने अभी कदम सीढ़ियों के जाने बढ़ाया ही था कि आहट की आवाज़ पर वो उस जाने मुतवज्जा हुआ। आवाज़ किचन से आई थी। वो कदम उठाता हुआ किचन की जानिब चल पड़ा। किचन में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने खड़े हुए इसबा पर पड़ी थी, जिसकी पुश्त उसकी जानिब थी। वो कदम उठाता कुछ आगे बढ़ा। इसबा उस वक्त हल्के आसमानी रंग के फ्रॉक के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने सर पर दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी, जबकि खुले बाल उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे, जो उसके सफ़ेद दुपट्टे की नीचे से भी दिखाई दे रहे थे। आसपास फैली खुशबू से उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो इस वक्त चाय बना रही थी। उसे अभी यहाँ खड़े चंद लम्हे ही गुजरे थे कि इस बार चाय के नीचे जलती हुई आग बंद करती पलटी कि उसकी नज़र अफाक पर पड़ी, जिस पर वो बमुश्किल अपनी चीख रोकते हुए वहीं बुत बन गई थी। जबकि अफाक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसके यूँ खामोशी से पीछे खड़े होने पर उसका ये रद्द अमल फितरी था। इसबा ने एक नज़र सामने अफाक की जानिब देखा। वो उस वक्त यूनिफॉर्म में मौजूद था। एक हाथ में कैप पकड़े वो उसी जानिब देख रहा था। इसबा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जबकि सामने खड़ा अफाक इस बात पर हैरान था कि वो अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है। अस्सलामु अलैकुम। अफाक की आवाज़ पर इसबा ने उसके सलाम का जवाब दिया, जिस पर अफाक को सिर्फ उसके लब हिलते हुए दिखाई दिए थे। उसकी आवाज़ अफाक के कानों तक रसाई हासिल ना कर सकी थी, हालांकि वो सिर्फ उससे कुछ फासले पर खड़ी थी। माहौल में छाई खामोशी को अफाक की आवाज़ ने तोड़ा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? इसबा ने निगाह उठाते उसकी जानिब देखा, फिर नज़रों का जाविया तब्दील करते जवाब दिया, अब ठीक है। इस बार फिर आवाज़ बहुत मध्यम थी, मगर इतनी ज़रूर थी कि अफाक सुन पाया। कुछ लम्हे मज़ीद खामोशी की नज़र हुए। एक गिलास पानी देना प्लीज़। अफाक की इस अजीब बात पर इसबा हैरत से उसकी जानिब देखते बोली, जी? एक गिलास पानी। अफाक की बात पर इसबा ने फ़ौरन फ्रिज की जानिब देखा, जो इसबा से ज़्यादा अफाक के करीब थी, मगर वो इस वक्त उसकी बात मानते हुए खामोशी से फ्रिज की जानिब चल पड़ी थी। जबकि अफाक ने खुद को कोसते हुए अपनी इस फजूल बात की वजाहत खुद से मांगी, जिस पर उसका दिमाग खामोश था, जबकि दिल की धड़कन उसे उस कैफियत को समझाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त बोतल निकालते पानी गिलास में उंडेलने लगी कि उसकी समाज से दोबारा अफाक की आवाज़ टकराई। इसबा,
इसबा ने अपनी झुकी हुई गर्दन उठाई। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? ये सवाल बहुत अरसे से उसके जहन में पनप रहा था, जिसे वो आज ज़बान पर ले आया था, मगर उसका जवाब इसबा के बजाय किचन में दाखिल होती महमल ने दिया था, क्योंकि आप हिटलर हैं और हिटलर से डरना ही चाहिए। वो कहती हुई इसबा के पास चली गई, जबकि आफाक उसके यूँ आने पर कुफर का शिकार हुआ। इसबा, तुम ऊपर अम्मी के पास जाओ, वो तुम्हें बुला रही हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ, वो इसबा को मुखातिब करती बोली। जिस पर इसबा, जो पहले ही वहाँ से जाने के लिए पर तोल रही थी, तेज तेज कदम उठाती आफाक के बराबर से गुजर गई। महमल ने शेल्फ पर पड़ा हुआ गिलास आफाक की जानी बढ़ाया। ये ले भाई, एक गिलास पानी। वो अपने अल्फाज पर जोर देती मुस्कुराई, जिस पर आफाक उसका इशारा समझ चुका था कि वो उसकी और इसबा के माबेन होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी थी। आफाक ने गिलास थामते हुए उसे घोड़ी से नवाजा, जिस पर वो हंसते हुए चाय की जानिब बढ़ गई। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया, मगर लॉन्च एक बार फिर खाली था। वो कदम उठाता हुआ लॉन्च में बड़े हुए सोफे की जानिब चला गया था। वो कुछ देर पहले ही राबिया बेगम से मिल चुका था। वो उस वक्त सिया ट्राउज़र के साथ सफ़ेद शर्ट पहने रफोली में मौजूद था, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसने आगे बढ़ते हुए LED का रिमोट उठाया कि उसकी निगाह सामने लगी हुई खिड़की से नजर आते हुए लॉन के मंजर पर पड़ी थी, जहाँ इस वक्त राबिया बेगम और इसबा सामने लगे पौधों का जायजा ले रही थी। उसके कदम बेइख्तियार ही उठे और उस खिड़की के कुछ फासले पर जा खड़ा हो गया, जहाँ से सामने का मंजर बिल्कुल वाज़ेह था। इसबा हर पौधे को छूते हुए राबिया बेगम को उसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर रही थी। चेहरे पर सजी हुई मासूम मुस्कुराहट उसे मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। बार बार चेहरे पर झूलती हुई लट्टों को पीछे करते हुए अपनी बात जारी रखती। आफाक खामोशी से खड़ा यह मंजर देखता रहा कि उसकी आंखों के सामने कुछ देर पहले का मंजर ले रहा था, जब गिलास में पानी डालते इसबा के हाथों में लर्जिश थी। वो क्यों उससे इतनी खौफजदा थी? शायद ये उस दिन का जलाल दाया के घर होने वाला मुलाकात का असर था, या वो इतना ही खौफनाक था। वो अभी ऐसे ही खड़ा सामने का मंजर देख रहा था कि राबिया बेगम ने सामने लगा एक सफ़ेद फूल तोड़ते इसबा के बालों में लगाया, जिस पर वह खिलकर मुस्कुराई थी। और ये मंजर देखते न जाने क्यों आफाक को अपने दिल की धड़कन मामूल से तेज महसूस हुई। उसने आज पहली बार उसे बहुत गौर से देखा था। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। बहुत प्यारी है ना? हाँ, बहुत। न जाने किस ट्रांस की कैफियत में आफाक के होठों से ये अल्फाज निकले, मगर एकदम अपने अल्फाज पर गौर करते वो पलटा, जहाँ महमल हंसते हुए उसे देख रही थी। यकीनन वो सवाल भी उसी का था जिस पर आफाक की ज़बान से वो अल्फाज फिसले थे। तुम कब आई? आफाक अपनी हड़बड़ाहट पर काबू पाते हुए तेजी से अपनी जगह तब्दील करता बोला। अभी, जब आप इस खिड़की से नजर आते फूलों को देखने में गुम थे। उसकी बात पर आफाक को फौरन अपनी बेइख्तियारी पर अफसोस हुआ। फूल बहुत खूबसूरत है ना? वो बहुत के लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, जिस पर आफाक ने फौरन रिमोट पकड़ते हुए खबरें लगा दी थी। इसे बंद करे भाई, क्योंकि अम्मी ने आपके लिए पैगाम भेजा है। आफाक ने सवाली नज़रों से उसकी जानिब देखा। अम्मी का कहना है कि आप तैयार हो जाएं, कुछ देर में हम इसबा को उसके घर पर छोड़ने जा रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए ये कहते वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद कुछ लम्हे के लिए आफाक कुछ सोचता रहा, मगर अब उसके दिमाग में उलझा जाल सुलझ चुका था और वह अपने लिए एक फैसला कर चुका था। रात के इस पहर जब हर सू तारीकी थी, चांद और तारे अपने मुकर्रर करदा फ़राइज़ बखूबी निभा रहे थे। इसी पहर राबिया बेगम अपने कमरे में बैठी फ़ोन पर किसी से मोह गुफ्तगू थी। फैज़ान, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे? कुछ तो ख्याल करो। तुम्हारी जवान भतीजी का इंतकाल हुआ है, तुम्हें इस पर आना चाहिए था, मगर तुम नहीं आए। पर अब तो आ जाओ, अब क्या चीज़ तुम्हें रोक रही है? वह बोलकर खामोश हुई और दूसरी जानिब से आती आवाज़ सुनने लगी। हयात की वफ़ात को तकरीबन 6 साल होने वाले हैं फैज़ान, और तुम्हें हम सब ने आखिरी बार तब देखा था, और तब भी तुम हवा के घोड़े पर सवार आए थे और सिर्फ एक हफ्ता यहाँ रुके थे। राबिया बेगम के चेहरे पर गुस्सा था। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। इस बार तुम लाइबा और फातिमा को भी साथ लाओगे और कम से कम 2 से 3 माह यहाँ रुकोगे। उनका लहजा अटल था। तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम तो परदेश जाकर वहीं के होकर रह गए हो। सालों साल हम तुम्हारी शक्ल देखने को तरसते हैं। वो बात करते करते जज्बाती हो गई थी। इसी असना में कमरे में आफाक दाखिल हुआ और उन्हें मसरूफ देखते कुछ फासले पर जा बैठा। मैंने कह दिया है फैज़ान कि तुम जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान वापस आ जाओ। वो ये कहते फ़ोन काट चुकी थी और फिर आफाक की जानिब देखते हुए मोबाइल एक जानिब रख दिया। फैज़ी मामू का फ़ोन था। उसकी बात पर राबिया बेगम ने अस्बात में सर हिलाया। आप परेशान मत हो अम्मी, मैं भी उनसे बात करूँगा। वो उन्हें परेशान देखता हुआ बोला, जिस पर राबिया बेगम उदासी से मुस्कुराई। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। अम्मी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आफाक उन्हें मुखातिब करता बोला। हाँ कहो। आप सलाम अमानी से बात कर सकती हैं। किस बारे में? राबिया बेगम
اس کی بات پر بے دھیانی میں بولی تھی۔ میرا اور اسبا کے رشتے کے بارے میں؟ رابعہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ چہرے پر چھائی پریشانی کے تاثرات میں ایک دم خوشی کا جذبہ ٹمٹمانے لگا۔ بیٹا، تم یہ فیصلہ میرے دباؤ میں آ کر تو نہیں کر رہے نا؟ دیکھو، یہ تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ رکی جبکہ آفاق ان کی باتوں پر مسکرایا۔ یہ فیصلہ تم اپنی خوشی سے کر رہے ہو نا؟ ان کی بات پر آفاق نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، جس پر رابعہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی بیٹا کہ تمہاری اس رضامندی نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ تم دیکھنا میرا یہ فیصلہ تمہارے اور اسبا کے حق میں کتنا اچھا ثابت ہوگا۔ وہ خوش تھی، ان کا چہرہ واضح بتا رہا تھا۔ رات کے سازگار ہوتے ہی میں ثانیہ سے اس بارے میں بات کروں گی۔ وہ مسکرائیں۔ اس مسکراہٹ پر تو آفاق اپنی پوری زندگی وار سکتا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ سب لوگ اپنے لحافوں میں دب کے سو رہے تھے۔ وہ پوری آنکھیں کھولے چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر چٹ لیٹے اس کا چہرہ بے تاثر تھا، جبکہ دل میں موجود خوف دماغ پر حاوی تھا کہ کہیں اسے دوبارہ نیند نہ آ جائے۔ وہ عادل تھا جو اپنے کیے گئے گناہوں کی سزا کے آغاز میں ہی پریشان ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا تو اسے حفصہ کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ کانوں میں اس کی سسکیاں سنائی دینے لگتی۔ جو اذیت وہ اتنے سال سے اسے دیتا آیا تھا، آج اسے خود محسوس کر پا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے کیے گئے اعمال کی سزا اسے اتنی جلدی مل جائے گی۔ اسے وہ ایک دن، ایک لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ حفصہ کو تکلیف دیتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس رشتے میں وفادار نہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حفصہ کس طرح جی جان وارتے یہ رشتہ نبھا رہی تھی، مگر اس نے کبھی اس سے کی گئی کوششوں کا صلہ نہ دیا تھا، بلکہ ہر بار اس کی محنت کو برباد کر دیتا تھا۔ اور آج وہ اس پر ہوئے ہر ظلم کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسی طرح لیٹا تھا کہ اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ عادل نے ایک نگاہ ان پر ڈالتے ہیں واپس نگاہوں کا مرکز اس پنکھے کو بنا لیا۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عادل نے اپنا سر ان کی گود میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، جس پر اس کی امی کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے عادل کی یہ حالت دیکھ رہی تھی، جس پر وہ شدید پریشان تھی۔ ابھی تک سوئے نہیں بیٹا؟ کیا نیند نہیں آ رہی؟ ان کے سوال پر عادل بولنے لگا۔ نیند تو آ رہی ہے امی، مگر میں سونا نہیں چاہتا۔ حفصہ کی وفات کو 1 ماہ ہونے والا تھا اور اس دن سے عادل کی یہی حالت تھی۔ بیٹا، تم کب تک خود کو یوں اذیت دو گے؟ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا دل روتا ہے۔ وہ متفکر تھی۔ امی، یہ سب میرے اختیار سے باہر ہے۔ میں اسے بھولنا چاہتا ہوں، مگر میں اسے بھول نہیں پاتا۔ وہ ان کی گود سے اٹھ بیٹھا۔ میری تو اس سے کوئی دلی وابستگی بھی نہیں تھی امی، پھر میں کیوں اس کے جانے پر بے سکون ہوں؟ وہ اپنے لہجے پر قابو پاتا ہوا بولا۔ آنسو اس کے حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ عادل بیٹا، تم اس کے ساتھ ہوئے اس حادثے کا قصوروار خود کو ٹھہراتے ہو، اس لیے تم یہ سب بھول نہیں پا رہے۔ عادل خاموش رہا۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، وہ سب محض ایک حادثہ تھا۔ وہ بے تاثر چہرے لیے بولے۔ قصور تھا امی، ہمارا ہی تو قصور تھا۔ پچھتاوے کی کیفیت عادل پر غالب آنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں موجود سب تکلیف کا سبب ہم ہی تو تھے جن کی وجہ سے وہ اس نہج پر پہنچی تھی۔ وہ بلند آواز میں بولا۔ میں اس کا گنہگار ہوں امی، میں اس کا گنہگار ہوں۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بار بار ایک ہی بات دہرانے لگا۔ عادل بیٹا، سنبھالو خود کو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی امی اس کے قریب آتی بولی، جس پر وہ ان کی جانب دیکھتا ہوا بولنے لگا۔ امی، میں جب اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتا تھا تو آپ مجھے روکتی کیوں نہیں تھی؟ آپ، اس کی بات پر اس کی امی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ تو ایک عورت ہے نا، ایک عورت کا دکھ بآسانی سمجھ سکتی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا امی؟ اس کی بات پر وہ خاموش رہی، کیونکہ عادل کی بات 100% درست تھی۔ وہ ایک عورت تھی اور ایک عورت کا درد دوسری عورت بآسانی سمجھ سکتی ہے۔ 100% درست تھی۔ وہ ایک عورت تھی اور ایک عورت کا درد دوسری عورت بآسانی سمجھ سکتی ہے، مگر انہوں نے کبھی عادل کو اس کے کیے گئے رویے پر کچھ نہ کہا تھا، بلکہ اس کا ساتھ دیتے حفصہ کی اذیت میں اضافہ کرتی رہی تھی۔ جب میں اس کو اپنے الفاظ سے تکلیف پہنچاتا تھا تو آپ نے میری زبان کیوں نہیں پکڑی امی؟ وہ رونے لگا۔ امی، میں کیا کروں، مجھے سکون نہیں آتا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی امی بھی رونے لگی۔ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ انہیں آج بخوبی ہو رہا تھا۔ امی، آپ میرا ایک کام کریں گی؟ وہ آگے بڑھتا ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جس پر اس کی امی نے فوراً بولی تھی، ہاں بیٹا بولو۔ وہ اس کے بعد سمیٹتے ہوئے بولی، آپ حفصہ کو واپس لے آئیں امی، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔
वो रो रहा था और उसका हर आंसू उसकी अम्मी के दिल पर गिर रहा था, मगर वो दोनों इस वक्त बेबसी के इंतहा पर थे, क्योंकि गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और इस एपिसोड में थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि फयाज़ लाशारी ही फैज़ी हैं, क्योंकि दोनों की स्टोरी मैच हो रही थी काफ़ी हद तक। और अब इस एपिसोड में आकर जो अफ़ाक की मामा बात कर रही हैं अपने भाई से, फैज़ान नाम है, तो फैज़ान को अफ़ाक फैज़ी मामू ही कहता है। तो क्या ये फैज़ी और वो फैज़ी सेम है? तो यहाँ कन्फ्यूज़न है थोड़ी। तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन वही फैज़ी है जो सबरीना का हस्बैंड था। और सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में एक जले हुए हाथ वाला आदमी था जो कब्रिस्तान में रो रहा था। वो कौन था अब तक कोई उसका कुछ मालूम नहीं हुआ है, वो मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हुई। और वो फयाज़ लाशारी की वाइफ, नाम नहीं याद आ रहा, उससे भी मिलने गया था जो पैसे वगैरह देती हैं। तो इसका भी अब तक पता नहीं चला कि वो कौन है और इन सब से कैसे कनेक्टेड है, कैसे हैत सिद्दीकी को वो जानता था। तो अभी ये भी रहता है, देखते हैं अब कब सॉल्व होगी सारी मिस्ट्रीज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़। और आपको बताना ज़रूर है कि आपको कौन लग रहा है फैज़ी। चलें तो फिर खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।